फ्रेंड, आई होप कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और स्टडी आप लोग बहुत बढ़िया से कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं हिंदी वर्णिका, जिसमें 5 चैप्टर है। पांचों चैप्टर को हम लोग बारी-बारी से एक-एक प्रश्न को हम लोग व्याख्या से और डिटेल से हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम शुरू किया है हिंदी वर्णिका चैप्टर 1, जिसका नाम है दही वाली मालपुआ, और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इससे सवाल बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो अच्छा से अगर आप लोग देखेंगे, शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। हमको उम्मीद है कि आप लोग देखते देखते सीख जाएंगे। ठीक है, बस थोड़ा सा आप लोगों को समय देने की जरूरत है। चलिए शुरू करते हैं, देखिए और सीखिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है चैप्टर 1, जिसका नाम क्या है, दही वाली मालपुआ। जो चैप्टर 1 का नाम है, क्या नाम है बच्चों, दही वाली मालपुआ। और दही वाली जो मालपुआ है, इसका लेखक और भाषा आप लोग चुटकियों में याद करेंगे। ठीक है, आपको देखते रहिए, आप लोग को चुटकियों में याद करके हम दिखाते हैं दही वाली मालपुआ को लेखक कैसे हम याद करेंगे और भाषा कैसे याद करेंगे। आपको कंपेयर करना है। देखो दही वाली मालपुआ, यहाँ पर शब्द आपको दिखाई दे रहा है दही। क्या दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों, दही। एक बात बताइए, कोई भी व्यक्ति, कोई भी महिला हो या कोई भी पुरुष है, अगर उसको दही बेचना हो तो दही बेचने के लिए वो कहाँ जाएगा? आपको पता है कि दही वहीं पर बेचाएगा जहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं। जहाँ बहुत सारे लोग रहेंगे तब ना भाई वही दही किनेगा। तो जहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं उसको क्या बोलते हैं पता है? उस जगह को निवास। क्या बोलते हैं? निवास। तो उसमें खाली आपको स्त्री लगा देना है। क्या लगा देना है? स्त्री। तो क्या हो जाएगा? स्त्री निवास। यानी दही वाली मालपुआ पाठ के जो लेखक है वो आपका स्त्री निवास है। अब आप लोग कहेंगे सर भाषा कैसे याद करें? तो मान लीजिए अगर आप दही बेच रहे हैं तो दही बेचेंगे तो भूल चूक से आपको कान को लग भी सकता है ना दही। तो क से याद रखना, क से कर्नल। क से क्या याद रखना? कर्नल। इन जो दही वाली मालपुआ है किस भाषा में लिखा गया था? कन्नड़ भाषा में लिखा गया था। और इसका लेखक कौन है? दही बेचने के लिए कहा जाएगा वो निवास, स्त्री निवास। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यानी जो दही वाली मालपुआ है इसका लेखक हो जाएंगे श्रीनिवास और भाषा क्या हो जाएगा बच्चों? कन्नड़ भाषा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रश्न को देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न कर रहा है कि मालपुआ का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था, आपको बताना है। यानी जो मालपुआ थी अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर क्या था प्यारे बच्चों? विवाद। विवाद का मतलब होता है झगड़ा। और इस कहानी में आप लोग 4-5 कुछ चीज के बारे में आप लोग को बताना पड़ेगा। सबसे पहले आप लोग जानिए, यह आपका मालपुआ है। कौन है? मालपुआ है। और एक आपको समझिए इसका बहू है। बहू का नाम क्या था? नजमा। याद रखना, बहू का नाम क्या था? नजमा। और एक इसका क्या था बच्चों? पुत्र था। ठीक, और एक इसका पोता था। पोता, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? पोता। पोता, पोता लिखा। और एक आपको इसमें रंपा देखने को मिलेगा। रंपा, इसमें रंपा देखने को मिलेगा। और एक आपका क्या थी? माली थी। ठीक है, एक आपका कौन थी? माली। बहुत सारे लोग इसमें किरदार निभाए हैं। मालपुआ है, बहू है, पुत्र है, पोता है, रंपा है और माली है। ठीक, तो इसमें प्रश्न है कि जो मालपुआ का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर झगड़ा था? आखिर क्या कारण था कि बहू और सास में पटरी नहीं खा रहा था? मैंने उन दोनों में झगड़ा हो रहा था, इस बात के बारे में बताना है। तो उत्तर बताएगा कि मालपुआ का अपनी बहू के साथ अधिकार को लेकर विवाद था। अधिकार का मतलब क्या होता है? माने जो मालपुआ थी वो चाहती थी कि मेरा जो बहू है मेरा हर एक बातों को माने, लेकिन वैसा वो नहीं करती थी। ठीक, आगे देखिए। मालपुआ अपने बेटे, पोते और बहू पर भी अपना अधिकार बनाए रखना चाहती थी। मैं जो मालपुआ थी वो चाहती थी कि मेरा बेटा हर एक मेरी बातों को माने, मेरे जो छोटा पोता है वो भी मेरा बात माने, जो मेरी बहू है वो भी मेरे हर एक बातों को माने। लेकिन जो बहू थी, पोता था या जो बेटा था, तीनों कोई इस मालपुआ का बातों को नहीं मानते थे। मालपुआ कहती थी क्या, करती थी क्या। ठीक है, इसके आगे देखो। और इसकी बहू मानने को तैयार नहीं थी। इसकी बहू बातें नहीं मानती थी। आप कुछ भी कर लीजिए, एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकाल देंगे। ठीक है, इसीलिए मालपुआ की अपनी बहू के साथ क्या था बच्चों? विवाद था। अगर मेन बात को पढ़ा जाए तो मालपुआ को इस बात को लेकर विवाद था क्योंकि उसकी कोनो बातों को मान ही नहीं रहे थे। वो चाह रहे थे कि मेरे हर एक परिवार के जितने भी सदस्य हैं, मेरे हर एक परिवार के सदस्य मेरे बातों को माने।
जो हम बोले तो मेरे परिवार के हर एक लोग मेरी बातों को सुने, लेकिन ऐसा नहीं होता था, जिसके कारण बार बार क्या हो रहा था, झगड़ा हो रहा था। बोलो प्रश्न नंबर 1 में किसी भी लड़का लड़की कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है रामपा कौन था और ओमाग्मा से क्या चाहिए। प्रश्न नंबर 2 में आपसे पूछ रहा है कि रामपा कौन था, आप बताइए, ओमाग्मा से क्या चाहता था। ठीक है, तो उत्तर में लिखवाया गया है कि रामपा गांव का लफेरा और जुआरी था। जो रामपा था ना, गांव का क्या था, लफेरा। लफेरा किसको बोलते हैं, जिसका कोई काम ना धाम हो, इधर उधर घूमता रहे, ठीक है, किसी औरत के साथ क्या करे, बदतमीजी करे, उसका माने जो सोच हो बहुत उल्टा हो, ठीक है, माने औरत के साथ, उसको हम क्या बोलेंगे, लफेरा बोलेंगे। जुआरी का मतलब होता है दिन भर रात भर क्या खेलता था, वो ताश खेलता था। ठीक है, आगे देखिए, वो माग्मा से धन चाहता था, और जो रामपा था माग्मा से क्या चाहता था, धन चाहता था। यानी माग्मा के पास जितनी भी धन था वो सब धन को चाहता था कि मेरे हो जाए, कैसे हम उस धन को लूट लें। ठीक है, तो देखो प्लान बनाया, कैसे दिमाग लगाए, क्या बनाया सुनिए इसके आगे। इतना ही नहीं, वो माग्मा को अनाथ समझकर, ठीक है, अनाथ समझकर इज्जत भी लूटना चाहता था। अब देखिए अनाथ का मतलब होता है कि सास और बहू में झगड़ा हो जाने के कारण जो माग्मा थी वो बहुत दिनों से अलग रहती थी। जब अलग रहती थी रामपा को मालूम चल गया था कि यह जो है जो माग्मा है ये अकेले इस घर में रहती है। ठीक है, तो वो जो है बुरी नजर से उस माग्मा को देखता था कि हम इसको क्या करते हैं, इससे हम शादी ब्याह कर लेंगे, इसके पास जितने भी धन दौलत होगा सब क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा। ठीक है, तो इससे बचाने के लिए माग्मा ने एक तरीका अपनाया। ठीक है, तो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे। तो रामपा समझिए कि बहुत लफेरा था, जुआरी था, माग्मा से क्या चाहता था, धन चाहता था, और अनाथ समझ के उसका इज्जत भी लूटना चाहता था। ठीक है, इतना अगर आप परीक्षा में लिख देंगे आपका 2 नंबर कोई नहीं लिख सकता है। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। ठीक है, आपको पता है कि झगड़ा जो होता है पारिवारिक में, परिवार में झगड़ा खूब से खूब 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन तक रहता है। इसके बाद कुछ ना कुछ ऐसा घटना घट जाता है कि दोनों को मिलना पड़ता है, बोलना पड़ता है। सेम टू सेम वही कंडीशन इसमें है। बहू ने सास को मनाने के लिए, बहू चाहती है कि जो झगड़ा हुआ है इस झगड़ा को खत्म किया जाए, हम लोग मिलजुल कर रहे। ठीक है, तो बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया, इस तरीका भी आपको बताना है। तो उत्तर में लिखवाया गया कि बहू ने सास को मनाने के लिए अपने बच्चों को क्या बनाया, माध्यम बनाया। ठीक है, यानी बहू ने सास को मनाने के लिए अपने बच्चों को क्या बनाया, माध्यम बनाया। उसने अपने बच्चों को सिखाया कि तू अपनी दादी के पास चला जा, वह मिठाई देती है। वो अपने बेटे को कह रहा है कि तू अपनी दादी के पास चले जाओ और आपको क्या देगी, मिठाई देगी। ठीक है, और आपको पता है कि छोटा बच्चा हो तो मिठाई के लिए तो तरसता ही है, तो वह तेजी में दौड़ कर क्या होगा, चला जाएगा। इसके आगे देखिए, हमारे घर कदम मत रखना, बच्चा दादी के पास चला जाएगा। और वो कह रही है जो उसकी माँ है, कह रही कि मेरे घर कदम मत रखना, जाओ दादी के पास चला जाओ। और जो बेटा था उसका डर गया था कि अगर हम घर पर जाएंगे तो मेरी माँ खूब मारेगी, इसलिए डर के मारे कहाँ चला गया, दादी के पास चला गया। क्योंकि सोच रहा है कि दादी के पास जाएंगे तो दही खाने को भी मिलेगा, दादी हमको मिठाई भी देगी, दादी हमको खूब खिलाएगी, दादी हमको खूब प्यार देगी। समझ रहे हो। इसके आगे देखिए, दादी पोते को पाकर निहार उठी, और दादी तो बहुत दिनों से अलग थी। जब पोता को देखी तो देखने के बाद उसका दिल जो है धड़कने लगा, दिल गदगद हो गया। जब देखी तो उसको कोरा में उठा ली और प्यार दुलार करने लगी, और धीरे धीरे सास बहू के बीच की दूरी सिमटने लगी। और आपको पता है कि जब छोटा बच्चा हो तो कितने भी दिन रहे, जब शाम होता है तो माँ की याद उसको जरूर आता है, और दूध पीने के लिए कहाँ जाएगा, अपनी माँ के पास जाएगा। तो जो दादी थी कोरा में बिठाकर कहाँ लेके जाती थी, बहू के पास, कि बहू इसको दूध पिला दो। तो धीरे धीरे उन लोगों के बीच बातचीत होने लगा, और धीरे धीरे क्या होने लगा, सिमटने लगा, यानी प्यार दुलार होने लगा। ठीक है, तो इतना अगर आप सवालों का जवाब एग्जाम में लिख देंगे आपका 2 नंबर कोई नहीं रुक सकता है। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, दही वाली मागमा कहानी का कथावाचक कौन है, उसका परिचय दीजिए। यानी जो दही वाली मागमा कहानी का कथावाचक है, कथावाचक मतलब कौन, किस कहानी को किसने लिखे है उसके बारे में बताना है, और उसका परिचय देना है, उसका परिचय कैसे है। तो उत्तर में लिखा गया है कि दही वाली मागमा
कहानी का कथावाचक बेंगलुरु की रहने वाली एक सम्राट महिला थी। यानी कहने का मतलब जो दही वाली मांगमा कहानी है, इसका कथावाचक कोई पुरुष नहीं, एक महिला है, जिसका नाम क्या है, नाम यहाँ पर तो आपको नहीं बताया गया, लेकिन आपको पता है जो माजी थी ना, वही है जो श्रीनिवास थी। ठीक है, तो सम्राट क्या थी, महिला थी। महिला सम्राट का मतलब होता है पढ़ा लिखा, यानी इनके पास एजुकेशन बहुत ज्यादा था। इसके आगे देखिए, जिसे मांगमा माजी करती थी, जिसे मांगमा क्या करती थी, माजी करती थी, अंधविश्वासों से दूर और समझदार थी। और उसमें और कमी क्या है बच्चों, कि वो जो है अंधविश्वासों से दूर, वो किसी के उल्टा पुल्टा का फैसला नहीं पड़ती थी। जैसे आप लोग सुने होंगे कि किसी व्यक्ति को बीमार हो जाता है, नहीं करते कि हमको डाइन कर दिया है, हमको यह हो गया, तो उस सब के फैसला नहीं जाती थी, अंधविश्वासों से बिल्कुल दूर रहती थी और समझदार थी। ठीक है, कोई भी बातों को अगर किसी को समझाना हो तो अच्छे तरीके से समझाती थी। किसी भी बात कोई भी बात अगर कोई कहता है तो उस पर विचार करती है, अगर अच्छा लगता है तो उसको समझाती थी, अगर नहीं अच्छा लगता है तो उसको नकार देती थी। ठीक है, तो इतना आपको एग्जाम में लिखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, मागमा का चरित्र चित्रण कीजिए। चरित्र चित्रण का मतलब होता है कि जो मागमा थी उसका चरित्र कैसा था। तो उत्तर में लिखा गया है कि मागमा अपनी छोटे से परिवार की स्वामिनी है। स्वामिनी का मतलब होता है कि जो मागमा थी अपने छोटा सा परिवार जिसमें 5-6 सदस्य लगते थे, तो उसी में स्वामिनी का मतलब होता है कि उसके हर एक बातों को लोग मानते थे, आदर करते थे, प्रेम करते थे। वो अपने पोते को बहुत प्यार करती थी, और सबसे ज्यादा प्यार दुलार की बात है तो अपने पोते को सबसे ज्यादा क्या करती थी, प्यार करती थी। ठीक, उसमें लोक जीवन के सारे संस्कार वर्तमान है। यानी लोक जीवन के सारे संस्कार वर्तमान का मतलब होता है कि जो समाज में पारंपरिक ज्ञान होता है वो सब उसके पास कूट कर भरा हुआ था। ठीक है, उसमें अपने परिवार के प्रति लगाव है, माने अपने परिवार के प्रति ऐसा बंधन से बढ़ गई है कि अपने परिवार को जी जान से क्या करती थी, प्यार करती थी। अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए ही वो अपने बहू बेटा से अलग हो जाती थी। वो अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपने परिवार पर आंच न आए, अपने परिवार पर कोई उंगली न उठाए, इसी के लिए क्या हुई थी, बहू जो है यानी जो सास थी अपने बहू से क्या हुई थी, अलग हुई थी, क्योंकि अपने स्वाभिमान की रक्षा करना चाहती थी। ठीक है, यार आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी प्यारा क्वेश्चन मेरे बताए हुए सवाल समझ में आता होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा वीडियो लग रहा है, और लाइक का बटन दबा दीजिएगा। अगर चैनल को पहली बार अगर वीडियो को देख रहे हैं प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न नंबर 6 जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो एग्जाम में आपको 5 नंबर में देखने को मिलेगा। कितना नंबर प्यारे बच्चों, 5 नंबर में। ठीक है, यह सवाल 5 नंबर में देखने को मिलेगा। प्रश्न है कि दही वाली मागमा कहानी का क्या बताए, सारांश प्रस्तुत करें। सारांश का मतलब क्या होता है, आप समझते हैं, समझाते हैं आपको। आप लोग भोजपुरी फिल्म, हिंदी फिल्म, साउथ फिल्म देखे होंगे। 2 घंटा 3 घंटा का जो फिल्म होता है, फिल्म को आने से पहले आपको पता है कि टेलर आता है। क्या आता है, टेलर। टेलर का मतलब होता है कि जो 2 घंटा 3 घंटा की जो फिल्म है उसको 5 मिनट में दर्शा दिया जाता है कि कहानी कहना क्या चाह रहा है, ये फिल्म क्या है। ठीक है, तो वही सारांश का मतलब होता है कि जो कहानी होता है 5 पाना 10 पाना का, उसको आप टूट कर एक पाना में बना दीजिए। ठीक है, उसी को सारांश बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए दही वाली मागमा कहानी का हम लोग सारांश कैसे बनाएंगे, आप कैसे लिखेंगे, तो उत्तर बताया गया है कि मागमा औलूर के समीप वेंकटपुर के रहने वाली थी। ठीक है, जो मागमा थी, ठीक है, एक औलूर जिला है जिस गांव पड़ता है वेंकटपुर, उसी के समीप क्या करती थी, रहती थी। और रोज दही बेचने बेंगलुरु आती थी। और दही बेचने के लिए कहाँ जाती थी, पता है, दही बेचने के लिए कहाँ जाती थी, बेंगलुरु जाती थी। ठीक है, मागमा का पति नहीं था, जो मागमा थी उसका पति जिंदा नहीं थे। आगे, और बेटा बहू से गृह कलह के कारण अलग हो गई, और उसके परिवार में झगड़ा हो गया। झगड़ा के कारण बहू से सास क्या हो गई, अलग हो गई। इसके आगे देखिए, मागमा को अकेली जानकर कुछ अवांछित तत्व के लोग उसके धन और प्रतिष्ठा पर भी आंखें उठाते थे। रामपा भी ऐसा ही किया। और आपको पता है जब मागमा अकेले रहती थी तो वहां पर उस गांव में रामपा रहता था, जो चाहता था कि उसे हम क्या करें, उसके पास जितने भी धन दौलत है सभी धन दौलत को हम क्या करें, अपने पास रख लें। ठीक है, या लूट लें। तो उससे प्लान बना रहा है कि हम उससे क्या करेंगे, शादी करेंगे।
शादी कर लेंगे तो क्या होगा कि उसके पास जितने भी धन दौलत होगा किसका हो जाएगा, मेरा हो जाएगा। लेकिन इस बातों को कौन जान गई थी, उसकी बहू जान गई थी। तो बहू ने क्या किया था पता है, क्या किया था, देखिए आगे आपको पता चलेगा। ऐसा ही किया जिससे बहू की पहली निगाहों ने तार लिया, यानी बहू ने बचा लिया। कैसे, उसने तोते को उसके पास भेजने का एक नाटक किया, ठीक है, यानी अपनी किसके पास, अपनी सास के पास किसको भेजा, अपने बेटा को भेजा, नहीं उसके पोता को, ठीक है। नाटक किया और माँ पोते के लिए मिठाई भी बाजार से खरीद कर ले जाने लगी। अब मामा के पास पोता पहुंच गया है तो उसके लिए क्या लेकर आती है, बाजार से मिठाई भी खरीद कर लेकर आती है। मामा को भी बहू बेटे और पोते में भी सनी नजर आने लगी। अब धीरे धीरे आप समझ गई है, मामा की बहू भी, बेटा भी और पोता भी, तीनों लोग हमसे क्या करते हैं प्यारे बच्चों, प्यार करते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे उन लोगों के बीच की दूरी कम लग सिमटने लगी। यही आपका कहानी का क्या है बच्चों, सारांश है। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। अगला जो वीडियो लेकर आएंगे दही वाली मगमा चैप्टर 1, जिसका मोस्ट इंपोर्टेंट, जितना भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होगा सभी को लेकर आएंगे। आप लोग जरूर इसके लिए इंतजार कीजिएगा और कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।